तो आइए आज के वीडियो में हम वर्ग नवम के इतिहास हिस्ट्री के चैप्टर 4 जो है विश्व युद्धों के इतिहास पर चर्चा करेंगे और इसके महत्वपूर्ण जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं हम आपको एकदम क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट समझाते चलेंगे। ठीक है, तो इसका प्रथम प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो दोस्तों देखिए, जो प्रश्न है आपको डीएलएड, बीएड, सीटेट, जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए एकदम अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप निश्चित रूप से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें और एक से एक बढ़कर क्वेश्चन का लाभ उठाएंगे। तो प्रथम प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, दिख रहे हैं। प्रथम ऑप्शन है 1914 से 17, 14 से 18, 20 से 24 और 18 से 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 से 18। 1914 से 18 ईस्वी तक, अर्थात 4 वर्ष तक एक युद्ध चला था। कौन युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। इसका प्रमुख कारण कहिएगा, ऐसे तो कई कारण थे, लेकिन प्रमुख कारण कहिए कि जो भी यूरोपीय देश थे अपने औद्योगिक क्षेत्र में विकास चाहते थे, विस्तृत करना चाहते थे, जिसमें कई देश बहुत आगे निकल चुके थे, तथा जर्मनी जो था, जर्मनी और इटली, इनका प्रवेश बाद में हुआ। अब बाद में होने के कारण ये चूँकि आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत थे, फिर भी अधिकांश ऐसे उपनिवेशों को हथियाना चाहते थे जो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो होड़ के लिए ये युद्ध चला था कि किसका क्षेत्र कौन चल रहेगा। तो 14 से लेके 18 ईस्वी तक चला था। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था। तो रूस जापान युद्ध याद रखिएगा 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसमें सी देखिए, 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ था, जिसमें रूस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और पूरे विश्व को ये चौंका देने वाला घटना था कि एक छोटा सा देश जापान रूस जैसे विशाल शक्ति को हराया था। उस समय क्या कह, एक तरफ से कह दीजिएगा कि जापान आने वाले समय में लगभग सभी देशों पर खतरा बनने वाला था। वो पूर्ण रूप से अपने आप को एक विजयी शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था और यही सोच लेकर वो निरंतर आगे बढ़ता रहा और रूस को बुरी तरह से हराया था। कब? 1905 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है कि यूरोपीय देश अपने राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत सैनिक तैयारियों पर व्यय कर रहे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 85%। जो भी राष्ट्रीय आय था उसका 85% यूरोपीय देश अपने सैन्य खर्च पर व्यय करते थे। इसका कारण क्या था कि कोई ये निश्चित नहीं था कि कब युद्ध शुरू हो जाए और आगे की तैयारी के लिए वे लोग अपने सैन्य शक्ति को अधिक मजबूत रखना चाहते थे, जिसके कारण अधिकांश व्यय वे लोग करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज कब बनाया। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। जर्मनी ने इम्परेटर नामक जहाज कब बनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। यदि आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ये इम्परेटर क्या है जान जाइए कि उस समय यदि कहा जाए तो नेवल के क्षेत्र में, नौसेना के क्षेत्र में इंग्लैंड अपना आधिपत्य जमा चुका था। इंग्लैंड सबसे बेहतर स्थिति थी, उसको क्या कहते हैं कि नेवी के क्षेत्र में, और उसे नीचा दिखाने के लिए जर्मनी ने एक जहाज बनाया 1912 ईस्वी में, जिसका नाम रखा इम्परेटर। उस समय का वो सबसे बड़ा जहाज था। इम्परेटर उस समय का सबसे बड़ा जहाज था और इसी के सहायता से वो इंग्लैंड के बाद दूसरा महाशक्ति बन गया। कौन? जर्मनी। दूसरा सबसे महाशक्तिशाली बना। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कब बना था इम्परेटर? 1912 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 है कि यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे कहते हैं।
यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, बिस्मार्क, विल्सन, हिटलर और इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बिस्मार्क को क्या कहते हैं? गुटबंदी का जन्मदाता, जो कि जर्मनी का चांसलर था। याद रखिएगा, पूछेगा प्रश्न कि बिस्मार्क कौन था, तो जर्मनी का चांसलर था। चांसलर, इसको याद रखिएगा, जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क था, जो गुटबंदी का जन्मदाता था। और याद रखिएगा 1879 ईस्वी में, कब? 1879 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैध संधि की। प्रश्न आएगा कि द्वैध संधि कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1889 ईस्वी में द्वैध संधि हुई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि 1882 में बिस्मार्क ने त्रिगुट किसके विरुद्ध बनाई थी? त्रिगुट किसके विरुद्ध बनाई थी? तो याद रखिएगा फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। बिस्मार्क ने त्रिगुट किसके विरुद्ध? फ्रांस के विरुद्ध है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। क्लियर? आगे बढ़ती है। ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार कब जमा लिया था? ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना अधिकार कब जमा लिया था? तो इसको याद रखिएगा 1904 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया ने तुर्की पर अपना आधिपत्य 1904 ईस्वी में पूर्ण रूप से जमा लिया था। अगला प्रश्न है, फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हुई? इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, पेरिस, सराजोवा, हंगरी, ऑस्ट्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा सराजोवा। फर्डिनेंड की हत्या कहाँ हुई थी? सराजोवा में। ठीक है, सराजोवा कहाँ है? वो बोस्निया की राजधानी, याद रखिएगा, सराजोवा बोस्निया की राजधानी है। बोस्निया की राजधानी है सराजोवा। वहीं पे 28 जून 1914 ईस्वी को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी, जिसमें ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार किसको ठहराया? सर्बिया को ठहराया, और सर्बिया के सामने बहुत से शर्त रख दिया, जिसे सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया। जिसका कारण क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो प्रथम विश्व युद्ध में धीरे धीरे कई कारण सामने आने लगे। यदि प्रथम कारण कहिएगा तो सराजोवा हत्याकांड भी आता है ना। प्रश्न नंबर 9 है कि ऑस्ट्रिया ने फर्डिनेंड की हत्या का जिम्मेवार किसे माना? तो मैंने अभी बताया कि ऑस्ट्रिया ने फर्डिनेंड की हत्या का जिम्मेवार किसको माना? तो सर्बिया को माना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा 28 जून के तो उसका हत्या हुआ था, ठीक एक माह के बाद 28 जुलाई 1914 ईस्वी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ए में याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 में फर्डिनेंड की हत्या हुई थी और 28 जून 1914 को युद्ध की घोषणा कर दिया। किसने? ऑस्ट्रिया ने। किसके विरुद्ध? तो सर्बिया के विरुद्ध। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि रूस युद्ध से कब अलग हो गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। रूस युद्ध से कब अलग हो गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 में रूस युद्ध से अलग हो गया। आखिर ये युद्ध से अलग क्यों हुआ? तो याद रखिएगा, इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, रूस के लगभग 6 लाख, कितना? 6 लाख सैनिक मारे गए थे। बहुत ज़्यादा हुआ। उसकी अर्थव्यवस्था भी एकदम दयनीय हो चुकी थी। किसकी? रूस की। और क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था डैमेज होने के कारण, इतने सैनिकों को मारे जाने के कारण ये बड़ी मुश्किल में पड़ गया और यह निश्चित कर लिया कि मैं अब इस युद्ध से अलग हो जाऊंगा। और रूस जर्मनी में एक शांति संधि भी हुई, जो 1918 ईस्वी में हुई, और उस संधि के तहत ये बिल्कुल युद्ध से अलग हो गया था।
चलिए प्रश्न नंबर 12 पर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि अमेरिका में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब कर दी? तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1917। 6 अप्रैल 1917 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका चूंकि अलग अलग था, बाहर से ही समर्थन दे रहा था, लेकिन 6 अप्रैल 1917 को वो भी युद्ध में सम्मिलित हो गया। और युद्ध में सम्मिलित होते ही क्या कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति ही बदल गई थी। प्रश्न नंबर 13 पर आइए। जर्मन सरकार ने कब युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए? जर्मन सरकार ने कब युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी, 11 नवंबर 1918 को जर्मन ने युद्ध विराम पर संधि कर लिया। वो अपने आप को अलग कर लिया, एक तरह से कहिए कि हार मान गया। ठीक है, आखिर इसका कारण क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ? कारण एकमात्र था कि जर्मनी अब बिल्कुल टूट चुका था। अन्य अपने मित्रों से पूर्ण रूप से जो सहयोग कहिएगा सहयोग नहीं मिला, जिस कारण वो हार मान गया। और हारने का नतीजा क्या हुआ? 1919 ईस्वी में याद रखिएगा 27 देश ने मिलकर एक संधि घोषणा की और वो जगह चुना गया कहाँ? वर्साय। वर्साय की संधि के नाम से भी उसे जानते हैं। वर्साय कहाँ है? वर्साय जर्मनी में है। तो वर्साय की संधि हुई और वर्साय की संधि के तहत जर्मनी को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया गया। कई शर्तें उस पर थोपी गई। याद रखिएगा कई शर्त मैं आपको बता रहा हूँ कि जर्मनी को 1 लाख क्या कहते हैं सैनिक तक सीमित कर दी गई कि अब उससे अधिक सेना वो नहीं रख सकता है। इसके साथ ही उसके कई औद्योगिक क्षेत्र छीन लिए गए। औपनिवेशिक जो देश थे वो छीना गया। हथियार बनाने का जो सीमा था उसको तय किया गया। हारे हुए जो भी युद्ध में क्षति हुई थी उस सबका हार जाना जर्मनी पर थोपा गया। तो लगभग 6 अरब ऐसे कहिएगा 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम उसको दंड के रूप में चुकाना पड़ा। इस प्रकार यदि कह सकते हैं जर्मनी बिल्कुल नष्ट ही हो चुका था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। कौन थे? वुड्रो विल्सन। प्रश्न नंबर 15 है कि वर्साय की संधि कब हुई? तो वर्साय की संधि याद रखिएगा अभी मैंने तुरंत आपको बताया है कि 28 जून 1919 को 28 जून 1919 को वर्साय की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 16 पर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो देखिए बदले की भावना थी। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू होना एक बदले की भावना थी और इसी युद्ध में हिटलर जैसे महान एक शक्ति का उदय हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा 1939 में। 1939 से लेकर और 45 तक ये युद्ध चला था। 6 साल तक युद्ध चला। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर है कि हिटलर का संबंध किस देश से था? तो हिटलर जर्मनी से था। वो प्रथम विश्व युद्ध में इसे कहिए तो एक सेना के रूप में लड़ा था, लेकिन हार से बौखलाए बदले की भावना ने उसे एक महान शक्ति के रूप में सामने रखा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फांसीवाद के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मुसोलिनी, जो कि किस देश से था? इटली से था। मुसोलिनी का संबंध यदि पूछेगा कि किस देश से था, तो याद रखिएगा इटली से था। ये दोनों संयुक्त रूप से मिलकर युद्ध लड़े थे, इटली, जर्मनी और जापान। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया को अपने कब्जे में ले लिया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है।
तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। जापान, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। जापान ने 1931 ईस्वी में चीन पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उसका एक क्षेत्र था मंचूरिया, उस पर कब्जा कर लिया। और यह आक्रमणकारी अभियान उसका लगातार चलता रहा, चूँकि प्रथम विश्व युद्ध में अच्छा खासा उसको मुनाफा हुआ था। वह जर्मनी एवं इटली का सहयोगी बनकर द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा इत्यादि को जीतता हुआ भारत पर भी आक्रमण की योजना बनाने लगा था। किस पर? भारत पर भी आक्रमण का योजना बना रहा था। कौन? तो जापान। किंतु उसका यह महत्वाकांक्षा जो था, घमंड कहिए, कि द्वितीय विश्व युद्ध तक सीमित रहा। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में न सम्मिलित होता और न ही जापान का पतन होता। और जापान का पतन कैसे हुआ, क्या आपको मालूम है? जापान ने भी एक ऐसा खेल खेल दिया, किसके साथ? अमेरिका के साथ, कि 7 दिसंबर 1941 में, याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1941 में क्या कहते हैं, जापान ने अमेरिका स्थित पर्ल हार्बर के नौसैनिक अड्डों पर हमला कर दिया। हमला करके उसके कई नौसैनिक बेड़ों को उसने तहस नहस कर दिया। इसे बौखलाए अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और अमेरिका जब शामिल हो गया तो निश्चित रूप से अमेरिकी महाद्वीप में जितने देश थे वो सारे इटली, जर्मनी और जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए, जिसका नतीजा क्या हुआ? जापान का बर्बादी। चलिए आगे बताएंगे, अगले प्रश्न में है, जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? जर्मनी ने पोलैंड पर, याद रखिएगा, 1 सितंबर 1939 में आक्रमण किया था। किस पर? पोलैंड पर। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1941, जो तुरंत मैंने आपको बताया कि क्यों किया था। क्योंकि अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला करके और कई बेड़ों को तहस नहस कर दिया था, जिसे बौखलाए अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम एटम बम हिरोशिमा पर गिरा कब? तो 6 अगस्त 1945। पूरे हिरोशिमा को एकदम तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। समझिए कि हिरोशिमा का नामो निशान ही मिटा दिया था। कौन? अमेरिका ने एटम बम से हमला करके। और ठीक 3 दिन के बाद दूसरा एटम बम जापान के ही एक विकसित शहर था नागासाकी, उस पर अटैक कर दिया। कब? तो 1945, 9 अगस्त 1945। 6 तारीख को किया था हिरोशिमा पर और 9 को किया नागासाकी पर, जिसके कारण अब बुरी तरह से, क्या कहते हैं, जापान अब बर्बाद हो चुका था। और उसके पास एक ही रास्ता बचा, वो क्या? तो आत्मसमर्पण। अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। किसके सामने? अमेरिका के सामने। प्रश्न है कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध से कब आत्मसमर्पण कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945। यदि वो एटम बम नहीं गिराया जाता तो पता ना जापान कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता। हो सकता है कि भारत पर भी आक्रमण करता, क्योंकि भारत भी उसके लक्ष्य में था। ठीक है, तो ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण थे इस चैप्टर के, और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता दिया हूँ। और निश्चित रूप से आप इन 2500 प्रश्नों को कंप्लीट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए